हमारी क्लास है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये टेस्ट पेपर 16 है जिसका डिस्कस किया जाना है। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया है कि अरेंज द गिवन कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 46 में है सॉल्युबिलिटी में। तो यहाँ पे ये पोजीशन पे ये लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये लोन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे कोई रेजोनेंस नाम की चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। तो यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। उसके बाद 46 में है, 46 के बाद 47 है। इसमें लिखा हुआ है कि अरेंज द एसिडिटी ऑफ द गिवन कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे सबसे पहली बात फर्स्ट में लिखा हुआ है प्रोपाइन, फिर मीथेनॉल, फिर वाटर, उसके बाद लिखा है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा दो वाटर ज़्यादा होगा, चूँकि यहाँ पे अरेंज द एसिडिटी ऑफ गिवन कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। Water is more acidic than alcohol except CH3OH। 47। उसके बाद यहाँ पे 48 में लिखा हुआ अरेंज द बेसिसिटी ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट में यहाँ पे पैरामिथॉक्सी एनालिन। तो 47 में 47 हो गया। यहाँ पे 48 में है पैरामिथॉक्सी एनालिन। ये NH2 रहा, ये OCH3 ग्रुप रहा, पैरामिथॉक्सी एनालिन। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पैरानाइट्रो एनालिन, ये NH2 और यहाँ पे ये NO2 हो जाएगा, पैरानाइट्रो एनालिन। तो ये फर्स्ट, यहाँ पे सेकेंड। उसके बाद साइक्लोहेक्साइल एमीन, ये साइक्लोहेक्साइल एमीन हो जाएगा NH2। यहाँ पे थर्ड साइक्लोहेक्साइल एमीन। उसके बाद फिर है एनालिन, उसके बाद है ये एनालिन NH2 फोर्थ। तो यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल एमीन जो होगा उसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट में इसके कारण +M और यहाँ से -I इफेक्ट हो जाएगा, और इस NO2 के कारण -M और -I इफेक्ट हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद फर्स्ट, फिर फोर्थ एंड देन सबसे लास्ट में जो होगा वो सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है 49 का जो आंसर हो जाएगा, कहता है अरेंज द reactivity of given compound in decreasing order with ethyl acetate in presence of C2H5ONA and C2H5OH। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 50 में क्या है कि एसिटाइल
chloride is more reactive than benzoyl chloride for hydrolysis। तो यहाँ पे ये बातें सही है। साइनाइड कैन बी हाइड्रोलाइज इन प्रेजेंस ऑफ ओनली एसिड, ये गलत है। यानी साइनाइड कैन बी हाइड्रोलाइज इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज वेल एज बेस। उसके बाद यहाँ पे एमाइड कैन बी हाइड्रोलाइज एट रूम टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो एमाइड इज हाइड्रोलाइज यहाँ पे एसिड एज वेल एज बेस। और यहाँ पे साइनाइड कैन बी हाइड्रोलाइज एट रूम टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ H2OH माइनस H2OH। तो ये जो स्टेटमेंट होगा ये करेक्ट होगा, यानी फर्स्ट और फोर्थ सही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 51 में कहता है कंसीडर द फॉलोइंग, फिनॉल इज मोर रिएक्टिव देन टॉलुइन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फिनॉल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। उसके बाद यहाँ पे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन गिव्स बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में लिखा हुआ है CF3 group is meta directing group for electrophilic substitution reaction. Phenyl group is meta directing group for electrophilic aromatic substitution reaction। तो यहाँ पे इसका जो सही स्टेटमेंट हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 में लिखा हुआ है, 52 में लिखा हुआ है मैलिक एंड फ्यूमेरिक एसिड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो 52 में मैलिक एसिड मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड पहली बात लिखी हुई है कि मैलिक एंड फ्यूमेरिक एसिड आर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये स्टेटमेंट सही होगा। मैलिक एंड फ्यूमेरिक एसिड आर डायस्टीरियोमर्स, ये भी सही होगा। उसके बाद लिखा हुआ मैलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फ्यूमेरिक एसिड, ये भी सही है। मैलिक एंड फ्यूमेरिक एसिड गिव सेम प्रोडक्ट ऑन हाइड्रोजिनेशन, तो ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे सीन एडिशन होती है, तो यानी सीन एडिशन होती है, सीन एडिशन होगी। और सीन एडिशन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीस अल्कीन gives meso and trans gives DL मिक्सचर। उसके बाद 53 के अंदर में है, 53 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा रहा कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे CH, इस पे रिएक्शन कराना होता है सोडियम यहाँ पे ये NH3 तो कहता है A क्या होगा, तो A ये बनाएगा CH3, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और ये Na ये प्लस हो जाएगा। ये सोडियम प्रोपिनाइड्स हो जाएगा।
और इस सोडियम प्रोपिनाइड्स पे कहता है एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराओ, तो ये CH3 ये C एल्डिहाइड, तो CH3CH ये डबल बॉन्ड O होगा, ये इस पर टैग करा, ये पोलराइज कर जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं ना CH3 C ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे C, देन CH ये O माइनस एंड देन ये पोजीशन पे CH3 हो जाएगा। फिर एसिडिफिकेशन करा दो, तो ये H प्लस यहाँ पे आके शिफ्ट कर जाएगा, तो लिख सकते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे CH OH एंड देन यहाँ पे ये CH3 ये हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि इसको एल्यूमिना के साथ हीट कर लेते हैं, यहाँ पे Al2O3 इसके साथ हीट करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर लॉस हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C फिर CH डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2 हो जाएगा। 53 उसके बाद 54 के अंदर क्या होता है, 54 में ये CH3 ये CO एंड देन यहाँ पे ये CH3 होगा, इस पे Hg मैग्नीशियम और TiCl4 लिखा होगा, और फिर सेकेंड टाइम H2O से रिएक्शन कराने के लिए दिया गया होगा। तो ये प्रोडक्ट बना लेगा पिनाकोल, यानी CH3 यहाँ पे OH देन CH3 देन ये पोजीशन पे CH3 और ये OH, ये कहलाएगा पिनाकोल। 55 में कहता है ग्लूकोज पे रिएक्शन कराइएगा फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। में 55 में ग्लूकोज लिखा हुआ है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH और ये पोजीशन पे H और OH लिखा रहा, और यहाँ पे ये ग्रुप लिखा रहा। ग्रुप में यहाँ पे आप CHOH लिख सकते हो, फिर CHOH फिर CHOH यानी फर्स्ट सेकेंड, तो यहाँ पे CHOH फिर CHOH तो 5 हो गया, और नीचे CH2OH हो जाएगा। इस पे फिनाइल हाइड्राजीन का रिएक्शन कराना होता है, यहाँ पे 3 टाइम्स फिनाइल हाइड्राजीन लेते हैं। 3 टाइम्स फिनाइल हाइड्राजीन लीजिएगा तो ये ग्लूकोसाजोन यानी ओसाजोन बना देगा, CH डबल बॉन्ड N और ये NH और ये PH हो जाएगा, फिर C डबल बॉन्ड N यहाँ पे NH और ये PH हो जाएगा, और यहाँ पे ये ग्रुप हो जाएगा। इसको ओसाजोन कहते हैं, और इसी ओसाजोन पे कहता है कि आप हाइड्रोलाइसिस करा दो। तो इस पे अगर आपने यदि हाइड्रोलाइसिस करा दिया तो ये 2 टाइम्स फिनाइल हाइड्राजीन यहाँ से बाहर हो जाएगा, COH देन ये C डबल बॉन्ड O एंड देन ये ग्रुप। इस ओसाजोन पे अगर हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये ओसोन बनाएगा, OSONE। और फर्दर फिर क्या कहता है कि इस पे जिंक यहाँ से ACOH के साथ रिएक्शन कराओ, तो फिर ये प्रोडक्ट बनाएगा फ्रक्टोज, यानी CH2 यहाँ से OH देन C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये ग्रुप हो जाएगा, तो प्रोडक्ट बना लेगा फ्रक्टोज।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 में है, क्वेश्चन नंबर 56 में यहाँ पे ये पोजीशन पे लिखा रहा COOH एंड देन यहाँ पे ये COOH लिखा होगा। इस पे यूरिया के साथ रिएक्शन कराते हैं, यूरिया के साथ रिएक्शन कराओगे और हीट करोगे तो ये प्रोडक्ट बना लेगा। ये पोजीशन पे CO, यहाँ से NH, देन ये पोजीशन पे CO हो जाएगा। उसके बाद इस पे KOBr के साथ रिएक्शन कराओगे, KOBr के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये बना लेगा ये C+O, यहाँ पे ये Br और ये पोजीशन पे N+C+O हो जाएगा। और इस पे आप हाइड्रोलाइसिस करा दो तो ये अब बनाएगा ये पोजीशन पे C+O माइनस एंड देन यहाँ पे ये NH2 हो जाएगा। उसके बाद 57 में प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, प्रोडक्ट of the reaction, product of the reaction is insoluble in NaOH, hence amine is secondary। सेकेंडरी एमीन हो जाएगा। उसका कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विथ यूरिया टू फॉर्म बारबिटूरिक एसिड विच इज यूज्ड एज सेडेटिव्स। तो यहाँ पे (58) को देख लेना। 58 में ये C+O, ये NH2 और ये पोजीशन पे NH2 लिखा हुआ है तो ये यूरिया कहलाएगा, यूरिया। और इस पे कह रहता है मेलोनिक एसिड के साथ रिएक्शन C+O, फिर यहाँ पे OH, देन CH2, फिर C+O, ये प्लस, तो ये बनाएगा बारबिट्यूरिक एसिड। यहाँ पे C+O, फिर CNH, ये पोजीशन पे ये NH हो जाएगा, फिर ये C+O और ये पोजीशन पे ये CH2 हो जाएगा। ये कहलाएगा बारबिट्यूरिक एसिड। उसके बाद कहते हैं कि the characteristic test of primary alkyl amine involves reaction of the amine with chloroform and KOH. The test is positive if bad smell is produced. Identify the product cause the bad smell. तो ये आइसोसाइनाइड हो या ये 59 में 59 ये कार्बाइल एमीन या आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड ये टेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये CH3NH2 लिया जाए, एलिफेटिक प्राइमरी एमीन होगा,
यहाँ पे क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये आइसोसाइनाइड बनाएगा CH3, यहाँ पे ये NC आइसोसाइनाइड मिथाइल आइसोसाइनाइड, और यहाँ पे फिनाइल एरोमेटिक प्राइमरी एमीन ले लो और रिएक्शन कराओ CH, यहाँ पे Cl3 KOH, तो ये बनेगा फिनाइल आइसोसाइनाइड बना देगा। तो ये कार्बाइल एमीन रिएक्शन होगा। ये कार्बाइल एमीन रिएक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होगा एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 में है, क्वेश्चन नंबर 60 में ये है कि एक रिएक्शन दी गई है, उस पर रिएक्शन कराना है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये CH और ये CN, ये H, तो इस पे NH2 माइनस इसी हाइड्रोजन को ट्रैप करता है और ये इसको एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहाँ पे ये CH2 माइनस और ये CN हो जाएगा। फिर इस पे रिएक्शन कराते हैं एसिटल्डिहाइड के साथ, CH3 CH डबल बॉन्ड यहाँ पे O, तो ये कार्बन आयन इस पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो अपन लोग इसे क्या लिख सकते हैं, CH3 CH यहाँ पे O माइनस, फिर CH2, देन यहाँ पे ये CN हो जाएगा। उसके बाद इस पे आप एसिडिफिकेशन करा दोगे, एसिडिफिकेशन करा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिफिकेशन करा दो तो ये एसिडिफिकेशन हो जाएगा। तो ये CH3 CH फिर OH, देन यहाँ पे CH2, यहाँ पे ये CN हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने कहता है कि हीट करना होता है, तो आप इसको हीट करोगे तो ये फंक्शनल, ये अल्फा और ये बीटा हो जाएगा। तो ये H और ये OH माइनस H2O को बाहर ले जाएगा, यहाँ से एलिमिनेशन हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ से ये N हो जाएगा। तो ये डिस्कशन रहा। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, टेस्ट नंबर 16 का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 61 है। कह रहा इन द एबव इक्वेशन वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विल बी। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन है ये काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखो काइनेटिक एनर्जी होता है बेटा हाफ एम स्क्वायर। ओके, काइनेटिक एनर्जी को जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्लेन करेंगे तो 2eV बराबर mv स्क्वायर हो गया, या 2eV बाई m इक्वल टू हो गया v स्क्वायर, और इस तरह से b की वैल्यू निकली रूट 2eV बाई m। ओके, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, अब क्या 62 कह रहा है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम। तो ये सही है क्योंकि मैग्नीशियम में 3s2 कन्फिग्रेशन है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, एक्स्ट्रा स्टेबल है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे मैग्नीशियम में तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी, और एल्यूमिनियम में तो 3s2 3p1 है, आसानी से निकल जाएगा। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। कह रहा है सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम। तो सेकेंड का मतलब हुआ कि हमारा पहला वाला ऑलरेडी बन चुका है और एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये बना, और इसी तरह से Na+ ऑलरेडी बन चुका है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये बना। अब देखो यहाँ नोबल गैस कन्फिग्रेशन है सोडियम में और यहाँ नोबल गैस कन्फिग्रेशन नहीं, तो ये आसानी से निकलेगा, ये मुश्किल से निकलेगा। तो इसलिए ये बात क्या है, तो सोडियम की वैल्यू ज़्यादा होगी और मैग्नीशियम की कम होगी। तो यही इनकरेक्ट है क्योंकि ये कह रहा है मैग्नीशियम की ज़्यादा है और सोडियम की कम है। तो आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है क्रोमिल क्लोराइड के संबंध में CrO2Cl2। ये क्रोमिल क्लोराइड है और यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर बना टेट्राहेड्रल। अब जब टेट्राहेड्रल बना तो ये देखो सारे सराउंडिंग सेम है, नहीं, एक बॉन्ड है क्रोमियम और ऑक्सीजन का जो कि डबल है, और एक बॉन्ड है
और एक बॉन्ड है क्रोमियम और क्लोरीन का जो सिंगल है। तो जब बॉन्ड अलग है तो बॉन्ड लेंथ अलग होगी और इसलिए इर्रेगुलर टेट्राहेड्रल बनेगा। तो हमारा आंसर होगा डिस्टार्टेड टेट्राहेड्रल। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि LiCl और NaCl के बारे में विचार करें और क्या रंग है। तो यहाँ देखो लिथियम, यहाँ देखो ये फजांस रूल का क्वेश्चन है और लिथियम अपने ग्रुप का पहला मेंबर है, स्मॉलेस्ट इन साइज है, स्मॉलर केटायन होता है कोवेलेंट, और कोवेलेंट होगा तो वाटर में इनसॉल्युबल या लेस सॉल्युबल होगा। तो हमारा आंसर सी कह रहा है LiCl मोर आयोनाइज वुड आयोनाइज इन वाटर मोर देन NaCl। अब LiCl का कोवेलेंट नेचर जब ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन तो होगा कम, तो यही हमारा जो है आंसर है इनकरेक्ट वाला, क्योंकि LiCl है मोर कोवेलेंट और मोर कोवेलेंट है तो क्या होगा, वो होगा लेस आयोनाइज, ठीक ना। और NaCl है आयनिक और आयनिक है तो ये इजिली आयोनाइजेबल होगा। तो आप समझ गए होंगे। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। अब 65 क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। यहाँ भी बताना है क्या करेक्ट नहीं है। H2O और D2O के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। अब देखो H2O का जो स्ट्रक्चर है वो बेंट है और D2O का भी स्ट्रक्चर है वो बेंट है, लेकिन यहाँ है OH बांड और यहाँ है OD बांड। अब जब बांड के सराउंडिंग अलग होंगे, न्यूक्लियाई अलग होंगे, तो जब न्यूक्लियाई अलग होंगे तो बांड की स्ट्रेंथ भी अलग होगी। और यहाँ पे डी आंसर में कह रहा है OH बांड और OD बांड दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है, तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, दोनों की स्ट्रेंथ बराबर नहीं है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 पे आप आते हो, तो 66 कहता है सॉल्युबिलिटी, और यहाँ सॉल्युबिलिटी की जब हम बात करेंगे तो ग्रुप नंबर 1 के मेंबर का ग्रुप नंबर 2 के मेंबर से सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, पहला। और दूसरा क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाने पे फॉर बाइकार्बोनेट क्या होगा, ये तो डाउन द ग्रुप जाने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो इसका मतलब करेक्ट ऑर्डर क्या हुआ भाई, तो करेक्ट ऑर्डर हुआ सबसे जो लेस सॉल्युबल होगा वो होगा ग्रुप 2 वाला कैल्शियम कार्बोनेट, उससे ज़्यादा होगा ग्रुप 1 का कार्बोनेट नहीं बाइकार्बोनेट है, उससे ज़्यादा होगा तो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है, उससे ज़्यादा होगा सोडियम का कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, और सबसे ज़्यादा होगा ये। क्वेश्चन नंबर 67 पे जब हम आते हैं तो कह रहा है जब एक कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, और जो बनेगा उसमें देखना है क्या सही नहीं है। यहाँ देखो एल्यूमिनियम कार्बाइड है और एल्यूमिनियम कार्बाइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे बनता है AlOH होल थ्राइस। तो यहाँ देखो 4 एल्यूमिनियम है तो 4 बनेगा, और यहाँ 3 है तो 3 मीथेन बनेगा। तो इस पहले केस में मीथेन गैस निकलेगी, एल्यूमिनियम का कार्बाइड हाइड्रोलिसिस पे मीथेन गैस देता है, कैल्शियम का एसिटिलीन या इथाइन देता है, ये मैग्नीशियम वाला प्रोपाइन देता है, और बेरिलियम वाला भी मीथेन देता है। तो एल्यूमिनियम और बेरिलियम वाले मीथेन देते हैं, तो बेरिलियम वाला उत्तर सही है, लेकिन पहला एल्यूमिनियम का गलत है। 68 नंबर सवाल देखें, जो कि P4 के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। अब ये देखो P4 का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल हम खींच देते हैं, और फिर है P4O6 का, तो ये हमारा P4 का स्ट्रक्चर है। अब P4O6 का जब स्ट्रक्चर होगा तो इसी टेट्राहेड्रल में खास बात क्या होगी कि ये जो हमारे टेट्राहेड्रॉन की कितनी साइड हैं, तो आप देख रहे हैं 6 एजेज हैं, हर एजेज के बीच में
ऑक्सीजन रहेगा एज ए ब्रिजिंग यहाँ पे, तो एज ए रहेगा ब्रिजिंग। तो कितने ब्रिजिंग हुए आप देखो, टेट्राहेड्रल में 6 एजेज हैं, तो हर एजेज के बीच में खास बात क्या है, तो आपने देखा 6 एज है तो यहाँ 12 पीओ बांड बने, और यहाँ पे क्या बन रहे हैं, तो ये बांड सिंगल हैं, यहाँ देखो 6 पी सिग्मा बांड बन रहे हैं, यहाँ 12 पी ओ सिग्मा बांड बन रहे हैं। इसका मतलब पहला वाला 6 और दूसरा वाला उत्तर होगा 12, तो P4O6 की चर्चा। अब पहला 6 और दूसरा 12 वाला तो हमारा आंसर सी है, तो सी आंसर करेक्ट हो गया। लेकिन अगर हम फिर से देखें, तीसरा भी बना दूं अगर आपको, जिससे कि आपका डाउट दूर हो जाए, तो ये देखो फास्फोरस है और ये हमारा फास्फोरस का रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है, और यहाँ जैसे ये बांड है, ये तो बांड रहेगा ही रहेगा, आपको पता ही है स्ट्रक्चर। तो यहाँ 12 तो पीओ बांड हो गए, ठीक ना, और आप देखोगे और क्या हुआ, तो इन जगहों पर भी बांड हैं, डबल बांड। अब डबल बांड है तो यहाँ एक सिग्मा और एक पाई है, तो 12 + 4 16 पीओ सिग्मा बांड है, P4O10 की बात हो रही है। तो हमारा आंसर 68 का कौन सा सही हो गया, आंसर हो गया सी सही। अब 69 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड आर डाई बेसिक एंड डू नॉट हैव आइडेंटिकल। तो डाई बेसिक होने के लिए 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होना चाहिए। अब अगर हम पहला स्ट्रक्चर देखें तो हमको जवाब मिल जाता है। वैसे ये देखो H2S2O7 में जब हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, और आप देखो यहाँ और यहाँ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो यही डाई बेसिक इसको बना रहे हैं। और कह रहा है कि सभी आइडेंटिकल, क्या कह रहा है, एंड डू नॉट हैव आइडेंटिकल नॉन मेटल बांड। अब ये देखो ये बांड है सल्फर ऑक्सीजन सिंगल और सल्फर ऑक्सीजन सिंगल, तो ये बांड अलग है। लेकिन यहाँ देखो सल्फर ऑक्सीजन डबल और सल्फर ऑक्सीजन सिंगल। अब यहाँ रेजोनेंस से ये बांड प्लस ये बांड इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन ये इक्विवेलेंट नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर जब आप 70 पे आओगे तो क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज टू गेट प्योर मेटल फ्रॉम इम्प्योर जिंक। अब जिंक की बात हो रही है, तो जिंक है लो मेल्टिंग सॉलिड, और लो मेल्टिंग सॉलिड को आपको याद होगा आइसोलेट करने का एक ही तरीका है, क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या है तरीका, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यही हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया होगा आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 में आए तो 71 क्या कह रहा है, 71 कह रहा है among the following series of transition the one where metal ion have D2 electronic configuration। तो 3D2 configuration के लिए अब हमारे मेंबर हैं टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज। एटॉमिक नंबर है 22, 23, 24 और 25। कन्फिग्रेशन है 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s2 3 या 4s1 3d5 और 4s2 3d5। ओके, तो हमको चाहिए कौन सा आयन, D2 आयन चाहिए। तो अगर हमको 3d2 चाहिए तो यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालें तो ये +2 में होगा। यहाँ D2 चाहिए तो 2 यहाँ से यहाँ निकालें तो ये 3 में चाहिए, और यहाँ भी D2 चाहिए तो यहाँ भी 1 निकालें और 2 ही बचाना है तो 4 निकालें, और यहाँ पे 2 बचा के 3 यहाँ से 2 यहाँ से तो 5 निकालें। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ये, और यही हमारा होगा सीक्वेंस, और ये होगा आंसर। 72 कह रहा है मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा। तो देखो यहाँ पे हम कहते हैं डाउन द ग्रुप जाने पे मेटेलिक नेचर बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे
ये जानकारी के अपोजिट हमारा आंसर जा रहा है। आंसर क्या है देखो, आयरन +2 है तो ये आयनिक होगा, FeCl3 रहता तो कोवेलेंट होता, तो ये हमारा आंसर हुआ नहीं। जिंक, कैडमियम और मरकरी हैं, एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, डाउन दी ग्रुप जाएंगे तो हमको लगता है कि आयनिक नेचर बढ़ेगा, कोवेलेंट नेचर घटेगा। लेकिन यहाँ पे यहाँ देखो जिंक, कैडमियम और मरकुरी में जब आप देखोगे तो यहाँ पे लगेगा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होगा, यहाँ जेड स्टार हो जाएगा ज़्यादा, और जेड स्टार के ज़्यादा होने से कोवेलेंट नेचर हो जाएगा ज़्यादा। तो ये हमारा आंसर है। 73 देखें कि कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए तो दो कंडीशन है कि प्लेन होना चाहिए और दो डिफरेंट टाइप के ग्रुप हों, कम से कम एक ग्रुप दो बार आया हो। तो पहले केस में देखो दो डिफरेंट टाइप के ग्रुप हैं लेकिन दूसरा ग्रुप एक ही बार आया है। दूसरे में दो डिफरेंट टाइप के ग्रुप हैं लेकिन टेट्राहेड्रल होने से मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं हुआ। तीसरे में दो डिफरेंट टाइप के ग्रुप हैं, अभी देखो ये हमें ज्योमेट्री खींच देता हूँ, ये M है और ये हो गया, और अगर ज्योमेट्रिकल है तो इसका मतलब सिस भी दिखाना है और ट्रांस भी दिखाना है। तो अगर ये देखो दोनों ए अगल बगल तो सिस, दोनों ए अपोजिट तो ये ट्रांस हो गया, और बाकी जो बचा उसको भर दीजिए। तो यहाँ क्या क्या है, यहाँ B है और यहाँ C है, इसमें यहाँ B है और यहाँ C है, तो ए के रिस्पेक्ट में ट्रांस है, ए के रिस्पेक्ट में सिस है। ओके, क्वेश्चन नंबर जब 74 देखते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट यहाँ कोबाल्ट वाले में एक देखो, एक में ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और एक में +2, तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा वाले की होगी, तो ये वाला सही हो गया। साइनो कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होते हैं हैलाइड के, क्योंकि साइनो स्ट्रांग फील्ड है, हैलाइड वीक फील्ड है, ये भी सही है। हैलाइड कॉम्प्लेक्स IBrCl सेम ऑर्डर है, सही है। लेकिन यहाँ CuCN4, यहाँ देखो अब थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। CuCN4 पर है 3-, इसका मतलब है कि यहाँ कॉपर +1 में, और यहाँ पे है CD और Cn का होल 4 और इसके ऊपर है कितना, तो यहाँ है 2-, इसका मतलब है कैडमियम +2 में। ओके, तो जब हम देखेंगे कॉपर को, तो कॉपर का कन्फिग्रेशन है 4s1 3d10 और +1 में यही खाली हुआ है, यानी 4s0 और 3d10 हुआ। और यहाँ कन्फिग्रेशन है 4s2 3d10, 5s2 4d10। ओके, और जब हम +2 में निकाल रहे हैं तो हमारा 5s0 हो गया और 4d। अब यहाँ देखो, आपको याद होगा कि ये है ग्रुप नंबर 12 का मेंबर और ये है ग्रुप नंबर 11 का मेंबर, और ग्रुप नंबर 12 के मेंबर को हम कॉम्प्लेक्स डी ब्लॉक में जरूर रखते हैं लेकिन इसका मेंबर नहीं मानते हैं। इसका मतलब यहाँ आयनिक नेचर ज़्यादा है, कोवेलेंट नेचर कम है, और यहाँ ठीक है कि D10 कन्फिग्रेशन है लेकिन ये D9 भी तो शो कर लेता है, इसलिए यहाँ कोवेलेंट नेचर ज़्यादा है, तो ये इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये हमारा जो कह रहा है कि इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, यही उल्टा लिखा हुआ है। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं 75 पे। अब 75 क्या कह रहा है, 75 कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो म्यू की वैल्यू जो है 2.8 और 4bm है, जो बताती है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो तभी होंगे जब वो D2 केस हो। तो D2 केस अगर हो तो मान लो अगर इसने कह रहा है वीक और स्ट्रांग, इसका मतलब स्प्लिटिंग की भी बात हमको करनी है। तो ये है T2G लेवल और ये है EG लेवल, तो दो तो ऐसे ही रहेंगे। अगर ये स्ट्रांग फील्ड भी लिखता है तो भी D2 में पेयरिंग ऐसे ही होती, तो हमारा आंसर B हो गया, और इस तरह से हमारा टेस्ट पेपर कंक्लूड हो गया। ओके, थैंक यू। बेटा टेस्ट 16 जो 27, 7, 20 का है, इसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर के 90 तक हम कर रहे हैं। सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 76। करा अ गैस मिक्सचर कंटेन्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द रेशियो ऑफ 1:4
बाय वेट। देखिए दो चीज़ है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, और 1:4 वेट रेशियो दिया हुआ, वेट रेशियो है 1:4, यानी ये 1 ग्राम है तो ये क्या हो गया 4 ग्राम हो गया। मुझसे पूछा जा रहा है कि देयरफॉर द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो याद करिए कि किसी भी दो गैस के मास का, मोल का रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो, प्रेशर का रेशियो सेम होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये मास का था तो हम इसे मोल में बदल देंगे। तो मोल में कैसे बदलते हैं, तो इसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे 32 और ये 4/28 कर देंगे, यानी इसे देखिए इसे कैंसिल करेंगे 7, यानी अब रेशियो यदि निकालेंगे तो 1/32 अपॉन और 1/7, यानी 7:32। दिस वुड बी द मोल रेशियो, और जो मोल रेशियो होगा वही हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूल का रेशियो होगा। तो ये आंसर हो गया, चेक कर लीजिए। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 77 में, देखिए कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए फॉर द गैस O2 N2 NH3 CH4। देखिए O2 N2 NH3 NH3 एंड CH4, ये वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए का वैल्यू देखिए दिया हुआ है। O2 के लिए दिया हुआ है 1.360 और N2 के लिए दिया हुआ 1.390 और NH3 के लिए दिया हुआ 4.170, CH4 के लिए दिया हुआ 2.253। ये देखिए दे दिया गया है। हमसे पूछा गया है कि द गैस विच कैन मोस्ट इजीली लिक्विफाइड, तो जिस गैस का वैन डर वाल्स कांस्टेंट का मान सबसे ज़्यादा होता है, याद करिए वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए का मान बड़ा होता है, उसे आसानी से कंप्रेस्ड की जा सकती है, अर्थात लिक्विफाई किया जा सकता है। तो ए सबसे ज़्यादा कौन सा है, ये है। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिया। चेक कर लीजिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 78 में आते हैं हम लोग। 78 में करा व्हेन 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस एट T Kelvin अंडरगोज द एडियाबैटिक चेंज अंडर अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm, वॉल्यूम चेंज फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर, द फाइनल टेम्परेचर इन केल्विन वुड बी। तो केल्विन में फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, तो देखिए जब कांस्टेंट प्रेशर में गैस का एक्सपेंशन हो रहा है तो हम उसे कह बैठते हैं इररिवर्सिबल एक्सपेंशन। कैसा एक्सपेंशन हो गया, रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो गया। और इस इररिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए तो याद करिए हम लोग लिखते हैं वर्क डन एडियाबैटिक के लिए -P डेल V और डेल V, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं NCV डेल T बोलेंगे। अर्थात याद करिए N और CV, CP अपॉन CV इजकल टू गामा होता है, तो इसे CP माइनस CV अपॉन CV इजकल टू गामा हो जाएगा, यानी CV इजकल टू CP माइनस CV R हो गया, तो R अपॉन गामा हो जाएगा। तो अब आप बता दीजिए, ये सॉरी गामा नहीं, गामा -1, तो R अपॉन गामा -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर रख दीजिए, तो -P डेल V इजकल टू माइनस N R डेल T TF माइनस TI, ये कहाँ बैठेंगे, यहाँ ऐसे रहने दीजिए, अपॉन गामा -1 ये कहाँ बैठेंगे। यानी अब देखिए यदि इसे TI माइनस P डेल V बोलेंगे तो हम इसे -NR TI माइनस TF अपॉन गामा -1 बोलेंगे। देखिए यही फार्मूला यूज करेंगे। ये फार्मूला कब यूज करेंगे, जब प्रोसेस इररिवर्सिबल होगा तब यूज करेंगे इस फार्मूला। अब बताइए गामा का वैल्यू मोनोएटॉमिक गैस के लिए क्या होता है, 5/3। अब यहाँ पर यूज करिए, देखिए प्रेशर ये माइनस है, प्रेशर 1 atm है, वॉल्यूम 1 लीटर से 2 लीटर का एक्सपेंशन है, तो 2 - 1 कर देंगे इज इक्वल टू माइनस N 1 मोल है, R 0.082 लेंगे, और ये TI T माइनस TF मुझे निकालना है, और गामा देखिए 5/3 है, 5/3 -1 करेंगे तो 5/3 -1 ये 2/3 होगा, 2/3 होगा। तो यानी हम इस 3 को यहाँ लिख सकते हैं, इंटू 3 कर दीजिए। अब आप बता दीजिए इसे यदि सॉल्व कर लेंगे, यहाँ लिख रहे हैं देखिए, इसे यदि सॉल्व कर लेंगे तो T माइनस TF, देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो गया इजिकल टू 1 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 0.082 बोल देंगे। देखिए ये लिख सकते हैं इसे 0.082। अब आप बता दीजिए मुझे TF चाहिए, तो TF को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए TF इजकल टू T माइनस 2/3 इंटू 0.082, यही हमारा आंसर बन जाएगा।
चेक कर लीजिए, t माइनस 2/3, t माइनस 2/3 इंटू 0.0821, यानी डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। आइए 79 में, द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। देखिए हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर को डेल एच कहते हैं और हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम को डेल ई बोलते हैं। तो डेल एच माइनस डेल ई का मतलब हो गया एन आर टी के बराबर। इसे क्या कहेंगे, एन आर टी, डेल एन आर टी, डेल एन आर टी के बराबर ये बोलेंगे। अब बताइए डेल एन का वैल्यू कितना है इस रिएक्शन में, यदि गौर करिए तो आपके पास लिखा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है 12, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 12 माइनस 15 यानी -3 होगा। और आर का वैल्यू देखिए मुझे निकालना है किलो जूल में, 8.31/1000 कर देंगे, ये किलो जूल हो गया। टी देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 298 कर लीजिए। आइए इसे टेक्निकली सॉल्व करते हैं, -3 इंटू 8.31 और यहाँ पर यदि डेसिमल दे दें तो 2.98/10 यानी 2 जीरो से यहाँ डिवाइड कर दिया, डेसिमल हो गया। अब बताइए इसको लगभग आप 3 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 3 और 8 और 3 क्या होगा 24 और 24 इंटू 3 कर देंगे यानी 72 माइनस में डिवाइड बाय 10 यानी -7.2 यानी थोड़ा सा देखिए 7 ये 8.3 है, थोड़ा सा 7.2 से बड़ा हो सकता है। तो हमारा आंसर ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। फिर आइए नेक्स्ट में हमारे पास 80 नंबर में, 80 में यदि हम बात करें, 80 में देखिए pH ऑफ 10 to the power -8 मोलर 10 to the power -8 MHCl है। इसके लिए मुझे pH निकालना है। तो आप बताइए क्या लिखते हैं, H+ आयन कंसंट्रेशन याद करिए 10 to the power -8 प्लस 10 to the power -7 यूज करेंगे यानी 0.1 इंटू 10 to the power -7 प्लस 10 to the power -7 यानी ये क्या हो जाएगा बोलिए 1.1 इंटू 10 to the power -7। अब बताइए pH यदि हम लिखेंगे क्या लिखेंगे बोलिए 7 माइनस लॉग 1.1 यानी इसका मतलब है कि इसका pH जो होगा वो 7 के करीब तो होगा पर 7 से कम होगा। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ देखिए यानी 7 से कम होगा, करीब होगा लेकिन 7 का। तो 4 ऑप्शन है, 8 है, -8 है, बिटवीन 7 एंड 8 है, बिटवीन 6 एंड 7 है। तो हमारा आंसर क्या होगा बिटवीन 6 एंड 7 के बीच का होगा, 7 से थोड़ा सा कम होगा अर्थात 6 से बड़ा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 में देखिए कह रहा है pK ऑफ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्प्रिन इज 3.5, द pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन ह्यूमन स्टोमक इज 2.3 एंड pH ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 3, एस्प्रिन विल बी। देखिए एस्प्रिन एक ऑर्गेनिक एसिड है और ये एक वीक एसिड है। किसी भी वीक एसिड के लिए जरा आइए देखिएगा, ये वीक एसिड है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये H+ आयन और A- आयन में डिसोसिएट करेगा। लेकिन यदि ऐसे मीडियम जहाँ पर H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो वहाँ यह रिएक्शन पीछे जाएगा। यानी H+ आयन का कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा होता है इसका मतलब है कि वो एसिडिक होगा यानी उसका pH का मान कम होगा। तो आप देखिए pH स्टोमक का pH 2 to 3 है तो स्टोमक में ये रिएक्शन पीछे जाएगा यानी स्टोमक में ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड होगा, ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड होगा। यानी यह एसिड जहाँ pH काफ़ी बड़ा है 2 to 3 है, pH 2 to 3 है, तो जहाँ pH का मान काफ़ी कम है अर्थात H+ आयन कंसंट्रेशन काफ़ी बड़ा है वहाँ पर रिएक्शन पीछे जाएगा अर्थात इस एसिड का डिसोसिएशन नहीं होगा, ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड हो गया। लेकिन यही चीज़ यदि स्मॉल इंटेस्टाइन में बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन की यदि बात करें तो देखिए इसका pH दिया हुआ है 8 के करीब, इसका मतलब उसका pH बड़ा है तो H+ आयन का कंसंट्रेशन ये काफ़ी कम है तो रिएक्शन आगे जाएगा, इसलिए ये pH 8 है तो ऑलमोस्ट क्या कहेंगे, ऑलमोस्ट आयोनाइज्ड। यही तो वजह है कि हम लोग जो डेस्प्रिन टैबलेट है उसको के बारे में क्या कहा जाता है कि उसको वाटर में पहले ऐड कर दीजिए, वो डिज़ोल्व कर जाएगा तब जा कर के, यदि डायरेक्ट पी लिया जाए तो क्या होगा कि वो स्टोमक का pH काफ़ी ज़्यादा है तो स्टोमक में वो टैबलेट ऐसे ही पड़ा रहेगा
और वो स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने में 2 to 3 आवर्स लग जाएंगे, फिर वहाँ जा करके वो आयोनाइज्ड होगा। तो इसीलिए हमें पहले पानी में डाल देते हैं, वाटर अल्कलाइन होता है, ड्रिंकिंग वाटर स्लाइटली अल्कलाइन होता है, तो वहाँ पर वो आसानी से टूट जाता है। तब आप ड्रिंक करते हैं, तो जैसे हम ड्रिंक करते हैं तो टंग से ही उसका एसिमिलेशन शुरू होता है, तो इंस्टेंट पेन रिलीफ होता है। तो याद रखिएगा इन चीज़ों को। आइए क्वेश्चन नंबर 82, एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सॉलिड सरफेस इज जनरली एक्सोथर्मिक। सॉलिड के सरफेस से एड्जॉर्प्शन में होता क्या है, एड्जॉर्बेट को अपनी ओर इंट्रैक्ट करता है, तो जहां इंट्रैक्शन होगा तो प्रोसेस वहां पर क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो अब जब एक्सोथर्मिक है तो पूरा कह रहा है एंथैल्पी इज पॉजिटिव, गलत है, एक्सोथर्मिक के लिए एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव। एंट्रोपी डिक्रीजेज, तो वाजिब है कि गैस को यदि अपनी ओर इंट्रैक्ट करेगा तो गैस का रैंडमनेस क्या होगा, घटेगा, तो एंट्रोपी में कमी आएगी, तो इसलिए एंट्रोपी डिक्रीजेज हम करेक्ट आंसर्स करेंगे। नेक्स्ट में देखिए दिया हुआ है विच टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट्स इंडिकेट्स द डायग्राम बिलो, यानी नीचे डायग्राम दिया हुआ है, हम यहाँ पर बना दे रहे हैं। देखिए ये डायग्राम किस तरह के डिफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, Na+ Cl-, ये Na+ Cl-, Na+ Cl-, फिर देखिए Cl- ये खाली है, Cl-, फिर देखिए ये Na+ ये खाली है, और ये Na+ ये हो गया, फिर यहाँ है Na+ Cl- ये खाली है, और ये Cl-, और ये Na+ Cl-, ये Cl-, Na+ Cl-, Na+, देखिए ये खाली है, और यहाँ पर कह दीजिए Na+, यानी 1 2 3 4, देखिए ठीक है, गौर करिए। देखिए ये जगह किसका है, Cl के बीच में कौन होगा, Na+, ये जगह किसका है, Cl-, ये जगह सही मायने में किसका है, Na+, ये जगह किसका है, Cl-। गौर करिए दो कह दीजिए दो Cl- और 2 Na+, यानी NaCl में एग्जिस्टिंग रेशियो में ही कैटायन और एनायन का डिपार्चर हुआ है। तो याद करिए दो डिफेक्ट हम पढ़े हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट। स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर 2 डिफेक्ट है। तो फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि कैटायन अपनी जगह से हट करके इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है, जबकि यदि कैटायन और एनायन एग्जिस्टिंग रेशियो में अपनी जगह से कंप्लीटली डिपार्चर होता है, दोनों ही डिपार्चर होता है, तो हम वैसे डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट। इसीलिए ये शॉर्टकी डिफेक्ट कहलाएगा, शॉर्टकी डिफेक्ट। हम इसे कहा बैठेंगे, ध्यान में रख लेंगे बात को। चलिए नेक्स्ट में 0.2 मोलल एसिड HX इज 20% आयोनाइज्ड इन सॉल्यूशन। देखिए मोललिटी दिया हुआ है 0.2, मोललिटी कितना है, मोललिटी है 0.2 ये है। फिर 20% आयोनाइज्ड, तो अल्फा का वैल्यू 0.2 ये भी दे दिया गया है। तो हम I निकालेंगे, I = 1 - अल्फा 1 - n बोलते हैं, यानी 1 - अल्फा 1 - 2 HX है। तो HX H+ आयन और X- आयन टूटेगा, तो n का वैल्यू क्या हो गया 2, तो यानी हम इसे लिखेंगे 1 + अल्फा। अब आप बता दीजिए अल्फा का वैल्यू 0.2 है, सॉरी यहाँ पर -1, ये 1 + अल्फा 0. ठीक है, 1 + 0.2, I का वैल्यू 1.2 हो गया। मुझे पूछ रहा है डेल TF का मान पर, यानी हमें पूछ रहा है, देखिए गौर करिए, पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी TFS पूछ रहा है। याद करिए -डेल TF के बराबर होता है, -डेल TF। तो -डेल TF को लिखते हैं हम लोग I × KF × M। I का वैल्यू 1.2, KF का वैल्यू 1.86 और M का वैल्यू 0.2 दिया हुआ है। देखिए 0.2 गिवन है, 0.2 ही है, हाँ दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग में सॉल्यूशन कर लीजिए, इसको लगभग 2 ले लीजिए। तो देखिए 2.4 × 2 करेंगे, 1.2 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.4, × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4.8, -4.8 के करीब कर देंगे। देखिए 4.8 नहीं, -0.48 के करीब करेंगे, लेकिन इससे कम होगा, 48 से कम होगा। तो चेक कर लीजिए 0.48 से कम कौन सा वैल्यू है, तो हमारा A नंबर है
तो इसलिए हमारा जवाब हो जाएगा 0.45। कम होना चाहिए। देखिए हमने इसको बढ़ा करके 2 लिया है, सही मायने में इससे वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो इससे न्यूमेरिकल वैल्यू कम कौन सा है, तो 0.45 है, वो मेरा सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा है अ बाइनरी सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग नॉर्मल हेप्टेन एंड इथेनॉल। नॉर्मल हेप्टेन और इथेनॉल का याद करिए, नॉर्मल हेप्टेन और इथेनॉल क्या होगा, पॉजिटिव डिविएशन का सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग तरह का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ द सॉल्यूशन, बिल्कुल वही चुनना है। द सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल शोइंग नेगेटिव डिविएशन, गलत। द सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल शोइंग पॉजिटिव डिविएशन। जब दोनों, यही नॉर्मल हेप्टेन नॉर्मल हेक्सेन होता तो आइडियल होता, लेकिन यहां पर दिया हुआ है नॉर्मल हेप्टेन और इथेनॉल, तो वो क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव डिविएशन हो जाएगा। तो पॉजिटिव डिविएशन कहेंगे, आंसर करेंगे। नॉर्मल हेप्टेन सॉल्व पॉजिटिव डिविएशन, इथेनॉल गलत। सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज एन आइडियल, गलत। फिर आइए नेक्स्ट में 86 में कह रहा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 298 केल्विन। देखिए ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, लिख रहे हैं हम। देखिए जिंक 2+ आयन, समझने में सहूलियत होगा। 2E से ये जिंक है, इसका वैल्यू दिया हुआ है -0.76। फिर देखिए क्रोमियम 3+ प्लस 2E है लिखा हुआ, गलत है क्योंकि होना चाहिए 3E। ये क्रोमियम है, ये वैल्यू -0.740 है। फिर देखिए 2H+ प्लस 2E से ये H2 है, और ये वैल्यू देखिए 0.000 है। फिर ये है Fe 3+ प्लस 2E से ये कह सकते हैं ये है Fe 3+ से 2E Fe+, ये वैल्यू दिया हुआ है 0.770। अब आइए यहाँ पर गौर करिए, हम इसे ये इसका रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका सबसे बड़ा होता है उसका क्या होगा, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमसे पूछ रहा है कि विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो मुझे ढूंढना है कि रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम किसका है, तो उसी का ऑक्सीडेशन होगा। तो सबसे कम तो ये है ना, लिस्ट है, ये सबसे लिस्ट है, यानी सबसे कम है, तो इसका मतलब है कि इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो इधर से इधर तो रिडक्शन है, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिंक का होगा या जिंक 2+ का, इनका जिंक का होगा। तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या बनेगा, जिंक। चेक कर लीजिए, इसमें से जिंक हो जाएगा। 87 में कहता है इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज फ्रॉम 800 मोल पर लीटर टू 50 मोल पर लीटर इन इतना सेकेंड, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इन सेकेंड इनवर्स। देखिए सेकेंड इनवर्स में एक बात तय हो गया कि वो फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स है, और जैसे ही तय हुआ कि वो फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स है तो हम यहाँ पर K निकालना है, तो K इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2.303 अपॉन T log A/A-x। A कितना है 800, और ये 800 माइनस 52 इतना दिया हुआ है, डिक्रीजेज फ्रॉम इतना टू इतना। अब आप बता दीजिए यही K निकालना है, तो 2.303 और T का वैल्यू देखिए, T मुझे दिया हुआ है 2 × 10⁻1, 2 × 10⁻1 नहीं है, 4 है, सॉरी 2 × 10⁻4, और ये लॉग, और ये 800 अपॉन 350 ये हो गया। अब एक तो यहाँ से यदि सब्जेक्टिव वे में बनाना चाहते हैं तो यहाँ से K का वैल्यू निकाल लेंगे, एक तरीका ये है। लेकिन यहाँ से निकालने में थोड़ा लॉग यूज करना होगा, थोड़ा सॉल्यूशन यूज करना होगा। लेकिन यदि आप ये पता है कि फर्स्ट ऑर्डर है तो शुरू करिए। देखिए ये 800 से हाफ टाइम में क्या होगा 400, फिर हाफ टाइम इंटरवल में क्या होगा 200, फिर हाफ में कितना होगा 100, फिर 100, फिर हाफ में कितना होगा 50। देखिए कितना हाफ लग गया, 1 2 3 4, यानी 4t हाफ। ये वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻4, तो यानी t हाफ की बात करेंगे तो 2 × 10⁻4 डिवाइड बाय 4 कर सकते हैं। देखिए ये t हाफ हो गया, और t हाफ यदि मालूम हो गया तो K इक्वल टू 0.693 अपॉन t हाफ बोलते हैं, तो 2 × 10⁻4 डिवाइडेड बाय 4 है, तो 4 को ऊपर ले लीजिए,
2 इंटू 10 टू दी पावर 4। अब देखिए इसे यदि हम यहाँ से कैंसिल कर दें तो ये देखिए 2 हो गया, और 2 इसको 0.7 ले लें तो ये 1.4 हो जाएगा इंटू 10 टू दी पावर -4। देखिए इसी के बराबर k का वैल्यू बोलेंगे तो 4 इन 1.4 इंटू 10 टू दी पावर -4 चेक कर लीजिए, यानी देखिए सी नंबर आपका आंसर आ रहा है 1.386 है, तो लगभग 1.4 हो गया, तो ये हमारा सी हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो इस तरीके से बनाना ज़्यादा बेहतर होता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। इस तरह से बनाते हैं तो सब्जेक्टिव में बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्टिव में बनाइएगा तो फिर लॉग यूज करना पड़ेगा। फिर आइए 88 नंबर में हम आते हैं, कह रहा है फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन m से n, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है m से n के लिए बात करते हैं। द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ m इंक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 8। देखिए रेट इंक्रीज करता है 8 से, ऑन डबलिंग, डबलिंग 2 हो गया, द कंसंट्रेशन ऑफ m टू द पावर m कर लेते हैं, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो यही ऑर्डर कहलाएगा, याद करिए पढ़े हम इस तरह से। तो अब बताइए 2 टू द पावर m इजकल टू 8 हो गया, तो m इजकल टू क्या हो गया 3, यानी थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन हो गया। फिर आ जाइए नेक्स्ट में, एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट मेटल ऑक्साइड हैज फार्मूला m 0.980, यानी हमारा फार्मूला क्या है m 0.980 है। O the metal m present as M2 plus ion and M3 plus ion मिक्स्ड ऑक्साइड हो गया, तो याद करिए ये -2 है और ये +2 है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा +2 अपॉन 0.98। ऑक्सीडेशन स्टेट एक एवरेज वैल्यू होता है, तो देखिए +3 का परसेंटेज पूछ रहा है, तो +3 का परसेंटेज हो गया x, और +2 का परसेंटेज हो जाएगा 100 - x अपॉन क्या कर देंगे 100। आइए अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पर हम इसे लिख लेंगे, देखिए 200 डेसिमल ऊपर ले जाइए इंटू 100 ये कर लीजिए, अपॉन 98 कर दीजिए, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलिए 3x + 200 - 2x, ये बोल सकते हैं। देखिए 3x - 2x यानी कितना हो जाएगा बोलिए x + 200 हो जाएगा। अब इसे इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 200 इंटू 100 -200 अपॉन 200 अपॉन 98, यही वैल्यू किसके बराबर हो गया x। अब इसी को सॉल्व करना है, वही हमारा आंसर होगा। चलिए देखिए टेक्निकली एग्जाम में कैसे सॉल्व किए जाएंगे। देखिए 98 इसको लिख सकते हैं 200 इंटू 100 माइनस 200 इंटू 98 डिवाइडेड बाय 98 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इस 200 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो 200 को यदि कॉमन ले लेंगे तो 100 - 98 कितना हो जाएगा 2 अपॉन क्या हो गया 98। अब आप जरा एक चीज़ गौर करिएगा, यदि ये इस 0 को 100 को 98 के लगभग बराबर ले लें तो ये 4 के बराबर होगा, अर्थात आंसर जो होगा वो 4 से ज़्यादा होगा, और 4 से ठीक ज़्यादा कौन सा आंसर है चेक करिए, हमारा बी नंबर हमारा आंसर मिल रहा है 4.08, इसलिए वही यानी हमारा ये वैल्यू क्या होगा 4.08 के करीब हो गया परसेंटेज में। चलिए ये 89 था, 90 में हम बात करते हैं, आसान सा क्वेश्चन है 90। देखिए कह रहा फॉर द पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन एट टेम्परेचर T डेल एच वे आर फाउंड टू बी बोथ पॉजिटिव, डेल एच भी पॉजिटिव है और डेल एस भी पॉजिटिव। इफ T is the temperature at equilibrium the reaction would be spontaneous when। देखिए हम लोग ये पढ़े हैं डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ये पढ़े। अब आप देखिए यदि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा एट हाई टेम्परेचर। किस टेम्परेचर पर निगेटिव होगा हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर काफ़ी बड़ा होगा तो इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, तो ये माइनस के कारण ये निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव होता है तभी स्पॉन्टेनियस होगा, निगेटिव के लिए स्पॉन्टेनियस होता है। तो मुझे हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, तो देखिए इक्विलिब्रियम का यदि T को TEQ के बराबर कर दें तो डेल जी जो होगा वो 0 हो जाएगा, यानी TEQ जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा डेल एच अपॉन डेल एस के बराबर होगा। और हाई यानी इस टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम में है, हाई टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब T ग्रेटर देन क्या होगा TEQ। तो इसलिए 4 ऑप्शन में आप सेलेक्ट कर लीजिए वेयर द T इज ग्रेटर देन TEQ, बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए थैंक यू।